कहानी की शुरुआत सन 1943 से होती है और ये दूसरे विश्व युद्ध का समय था। जर्मन सेना अब कमजोर पड़ चुकी थी और स्टेलिनग्राड पर 8 महीने की लड़ाई के बाद आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है। उसी समय ब्रिज के सामने एक जर्मन टैंक को दिखाया जाता है, जिसके भीतर बैठे लेफ्टिनेंट के चेहरे पर एक खामोशी है और उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा है। उसका साथी बार बार कह रहा था कि हमारी फौज पीछे हट चुकी है, हमें भी अब वापस चलना चाहिए, पर मानो लेफ्टिनेंट को उसकी बातें सुनाई ही ना पड़ रही हों। इतने में ही यहाँ रूसी फौज आ जाती है और एक बार फिर दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में अकेला जर्मन टैंक 2 रूसी टैंक्स को डिस्ट्रॉय करके एक्सिस ब्लॉक कर देता है, लेकिन रूसी सेना की तादाद बढ़ती ही जा रही थी और यहाँ से निकलने के लिए उनके पास केवल 5 मिनट ही बचे थे। अगर वे लोग पीछे नहीं हटे तो जर्मन प्लेन्स इस ब्रिज को उड़ा देंगे और अगर पुल टूट गया तो ये लोग कभी वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिलिप नहीं चाहता था कि रूसी सेना इस पुल को पार करके आगे बढ़े, इसीलिए वह अपने साथियों से लगातार हमले करवाता है और इस जगह तब तक डटे रहता है जब तक कि रूसी सेना वापस लौटने के लिए मजबूर नहीं हो जाती। फिर वह अपने साथियों को पीछे हटने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन इस 600 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए इनके पास केवल 4 मिनट ही बचे थे। अब हेलमेट, जो कि इस टैंक का ड्राइवर है, वह पूरी स्पीड से टैंक को भगाना शुरू करता है, लेकिन तभी बॉम्बर प्लेन्स ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आग टैंक के अंदर आने लगती है और हेलमेट के हाथ पैर जलने लगते हैं। लेकिन फिर भी वह एक्सेलेरेटर से अपना पैर नहीं हटाता और कहता है कि हम पहुंच जाएंगे। तभी एक बड़ा धमाका होता है और उसकी फ्लैश में सब कुछ ढक जाता है। अब कहानी वर्तमान में वापस आती है और एक बार फिर लेफ्टिनेंट फिलिप को दिखाया जाता है, जिसके चेहरे पर चोट के निशान हैं और उसके भीतर अपने ही साथियों की आवाजें गूंज रही होती हैं, जिनसे लड़ने के लिए वह कुछ टैबलेट्स खाता है। उसके पास एक डायरी भी थी जिसमें उसे एक नए मिशन पर जाने के ऑर्डर्स मिले थे। फिर वह ड्राइवर से पूछता है कि पहुंचने में कितना वक्त और लगेगा, लेकिन ट्रक ड्राइवर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर वह उस जगह पहुंचता है जहां उसके साथी टैंक की मरम्मत कर रहे थे। इन सबको भी हल्की फुल्की चोटें आई थीं, लेकिन उस ब्रिज हमले में ये बच गए थे। फिलिप पूछता है कि हमारा टाइगर कैसा है। क्रिश्चियन बताता है कि थोड़ा डैमेज है पर जंग के लिए तैयार है। फिलिप बताता है कि तुम सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, हमें आज ही नए मिशन पर जाने के ऑर्डर्स मिले हैं और इस मिशन का नाम ऑपरेशन लेवरिंथ है। वह बताता है कि हमें ईस्ट की तरफ निकलना है, जो कि रूसियों का इलाका है। वहां हमें कर्नल वॉन हार्डनबर्ग के ठिकाने का पता लगाकर उन्हें यहां सही सलामत वापस लाना है। शायद वह किसी बंकर में छिपा हुआ है जो नो मैन लैंड इलाके में है, यानी कि वहां कोई आता जाता नहीं है। लेकिन ये एक सीक्रेट मिशन है, इसीलिए इस मिशन पर हमारे साथ कोई भी टुकड़ी नहीं जाएगी। वेलर पूछता है कि अकेला टाइगर टैंक ये मिशन कैसे पूरा करेगा, हम केवल 5 लोग हैं। फिलिप कहता है कि उन्हें हम पर यकीन है, इसीलिए हमें ऑर्डर्स मिले हैं। जिसके बाद ये लोग इस मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। दरअसल जिस कर्नल को ये लोग बचाने जा रहे हैं वह अपनी 6th बटालियन के साथ स्टेलिनग्राड में ही रुका हुआ था। वह एक ट्रैक्टर फैक्ट्री के मलबे के नीचे दब गया था और बचने के लिए उसे अपना एक हाथ काटना पड़ा। बेलर कहता है कि आखिर एक कर्नल के लिए इतने लोगों की जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत है। फिलिप बताता है कि वह एक सीक्रेट प्लान पर काम करता आ रहा है, उसमें हमारी पोजीशंस, रेडियो फ्रिक्वेंसीज और वेपन स्टॉक्स की काफी इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब से हमने वह ब्रिज उड़ाया है तब से उसने कोई जवाब नहीं दिया है और अगर वह रूसियों के हाथ लग गया तो उन्हें हमारे देश पर कब्जा करने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए जर्मन सरकार उसे वापस बुलाना चाहती है। अब कई घंटे चलने के बाद ये लोग फ्रंट लाइन में एंटर करते हैं। तभी इन्हें कुछ जर्मन सैनिक दिखाई पड़ते हैं जो रूसियों को गुमराह करने के लिए बोर्ड लगा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे डरावने थे। फिलिप उन्हें देखकर थोड़ा हैरान तो होता है पर बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। तभी कैलिस बताता है कि रेडियो पर हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। फिलिप कहता है कि अच्छा है, इसका मतलब है कि रूसी भी हमें नहीं सुन सकते। अब जल्द ही अंधेरा होने वाला था, इसीलिए टैंक को घने जंगल में रोककर ये लोग आराम करने के लिए रुकते हैं। फिलिप बताता है कि इस जंगल में कुछ उग्रवादी भी छिपे हो सकते हैं, इसीलिए अपने आंख और कान खुले रखना। इन 5 सैनिकों में मिचेल सबसे छोटा था, उसकी उम्र मुश्किल से 15-18 साल होगी, इसीलिए वह भूतों से बहुत डरता है और अक्सर उनकी बातें करता रहता है, जिसके कारण हेलमेट अक्सर उसकी मजाक उड़ाता रहता है। तभी वह फिलिप से पूछता है कि उस ब्रिज पर हम सब जल क्यों नहीं गए। उसकी बात सुनकर लेफ्टिनेंट चुप पड़ जाता है।
तभी कैलिस पूछता है कि जिस वॉन हार्डनबर्ग को हम ढूंढने जा रहे हैं, क्या तुम उसे जानते हो और क्या वह तुम्हारे बेटे का गॉडफादर है। फिलिप बताता है कि हम दोनों मिलिट्री एकेडमी में साथ पढ़ते थे और दोस्त हुआ करते थे, लेकिन वो सब पुरानी बातें हैं। जिसके बाद मिचेल और फिलिप पहरा देने चले जाते हैं, जबकि बाकी सब लोग सो जाते हैं। अब जब ये दोनों पहरा दे रहे थे, तभी फिलिप को कुछ अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और मिचेल उन्हें आत्माएं कहता है। जिसके बाद फिलिप मिचेल को समझाता है कि हेलमेट की बातों को दिल पर मत लेना। उसने जंग में अपना 15 साल का बेटा खोया है, उसकी लाश तक नहीं मिली, इसीलिए उसे खाली बक्सा दफनाना पड़ा। मुझे लगता है कि उसे तुम में अपना खोया हुआ बेटा दिखाई देता है। इसी तरह बातें करते हुए सुबह हो जाती है और ये लोग फिर से अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। तभी कैलिस को रेडियो पर आवाज सुनाई देती है, जो कि लैटिन भाषा में थी, जो कह रही थी कि लैंप ऑफ गॉड हम पर दया करो। बेलर बताता है कि ये लैटिन मास है जो हमेशा रेडियो पर आती है, पर यहाँ के लोग तो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हैं, ये लोग मास क्यों सुनेंगे। हेलमेट कहता है कि शायद रूसियों की ये कोई चाल होगी, इसीलिए वह रेडियो बंद करवा देता है। उसी समय बेलर अपनी घड़ी की तरफ देखता है, जो ठीक 12 बजे पर बंद पड़ चुकी थी। तभी यहाँ से गुजरते समय रास्ते में इन्हें मरे हुए सैनिकों की लाशें दिखाई देती हैं, जो बुरी तरह सड़ चुकी थी, और इन्हें देखकर मिचेल सहम जाता है। फिर ये लोग टैंक वॉरियर्स से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। मिचेल के पूछने पर फिलिप बताता है कि ये सब हमने बनाए हैं। सोवियत आर्मी को पकड़ने के बाद उन्होंने ये टैंक वॉरियर्स बनवाए थे, और जो काम नहीं कर पाए उन्हें इस गड्ढे में दफना दिया गया। अब इसी तरह बातें करते हुए ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक फिलिप टैंक को रुकवा देता है। वह कहता है कि हमारे नीचे माइंस हैं। जिसके बाद सभी लोग टैंक से नीचे उतरते हैं और फिलिप चाकू की मदद से माइंस ढूंढना शुरू करता है। तभी उसे एक माइन मिल जाती है जो टैंक के ठीक नीचे थी। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो टैंक खराब हो सकता था। फिर मिचेल उस माइन को बाहर निकालने में फिलिप की मदद करता है। वह हल्के हाथों से मिट्टी हटाना शुरू करता है, जबकि फिलिप डेटोनेटर खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि वह इस माइन को डिफ्यूज करके आगे बढ़ सके। तभी मिचेल माइन के नीचे छिपे हुए हैंड ग्रेनेड्स को देख लेता है और उन्हें अपने हाथ में पकड़ लेता है। दरअसल ये एक डबल ट्रैप था और रूसियों ने हैंड ग्रेनेड्स की पिंस निकाल कर रखी थी। फिर मिचेल जैसे ही अपना हाथ बाहर खींचने की कोशिश करता है तो फिलिप उसे रोक देता है। वह कहता है कि ऐसी गलती मत करना, वरना ग्रेनेड्स के हिलने से डेटोनेटर दब जाएंगे और ये माइन हम दोनों के यही चिथड़े उड़ा देगी। फिलिप की बात सुनकर मिचेल बुरी तरह कांप जाता है। वह कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। जिसके बाद फिलिप उसे किसी तरह शांत कराता है और कहता है कि पहले मैं टैंक और बाकियों को दूर हटाता हूँ, फिर तुम्हारे पास आऊंगा। जिसके बाद वह टैंक को पीछे हटाकर सुरक्षित करता है और एक रस्सी लेकर मिचेल के पास जाता है। वह उस रस्सी को पूरी सावधानी के साथ माइन से बांधता है और कहता है कि अपना हाथ धीरे धीरे नीचे से हटाओ ताकि इस माइन के वजन से ग्रेनेड की पिन दब जाए। मिचेल ठीक वैसा ही करता है और हाथ बाहर निकालने पर भी माइन नहीं फटती। जिसके बाद फिलिप उसे सुरक्षित टैंक के पीछे लेकर जाता है और रस्सी को उसके हाथ में पकड़ाकर कहता है कि इस पर तुम्हारा हक है। फिर मिचेल रस्सी खींचकर माइन ब्लास्ट करता है और एक साथ कई बड़े धमाके होते हैं। हालांकि मिचेल इतना इमोशनल हो जाता है कि वह हेलमेट के गले लग जाता है, जो उसमें अपना बेटा देखता था। अब सब लोग फिर से टैंक के अंदर बैठकर आगे बढ़ते हैं और उस दिशा में जाने लगते हैं जहां वॉन हार्डनबर्ग छिपा हुआ है। उसी समय दृश्य बदलता है और फिलिप को अपनी बीती जिंदगी याद आने लगती है, जब वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर पर छुट्टियां बिता रहा था। तभी अचानक उन पर हमला होता है और सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं। फिलिप देखता है कि सामने एक रूसी टैंक है जो उन पर घात लगाए बैठा था। वह तुरंत टैंक को पीछे लेने के ऑर्डर से देता है और धुआं छोड़कर किसी तरह ये लोग जंगल से बाहर आते हैं। फिलिप देखता है कि जिस रूसी टैंक ने हमला किया वह SU-100 था, जिसका एक बार इन सब का खेल खत्म कर सकता था। तभी फिलिप देखता है कि यहाँ ऐसे और 3 टैंक्स आ रहे हैं। वह कहता है कि हम मिशन को खतरे में नहीं डाल सकते, इनसे लड़ना मुसीबत मोल लेना होगा। इसीलिए वह पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन बेलर उसे बताता है कि हम दुश्मन और नदी के बीच फंस चुके हैं, इसीलिए हमला करने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। फिलिप कहता है कि एक रास्ता अभी भी है, ये नदी हमें बचाएगी। जिसके बाद वह टैंक को जंगल के अंदर ले जाता है और अपने सभी साथियों को नीचे उतार कर कहता है कि यह टाइगर टैंक पानी में भी चल सकता है, इसीलिए डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाओ। बेलर कहता है कि ऐसा हमने सिर्फ ट्रेनिंग में ही किया है, जंग में नहीं। फिलिप कहता है कि इसीलिए इसकी काबिलियत आजमाने का यही वक्त है। फिर इस टैंक को पानी में उतारने के लिए तैयार किया जाता है और जहां जहां से पानी अंदर जा सकता था उन सभी जगहों को बंद कर दिया जाता है।
जिसके बाद हेलमेट धीरे धीरे टैंक को पानी में उतारता है और देखते ही देखते पूरा टैंक नदी में समा जाता है। अब पानी के ऊपर केवल एक पाइप दिख रहा था जो कि सांस लेने के लिए था। फिलिप देखता है कि किसी भी तरह की लीकेज भी नहीं है और सब कुछ ठीक है, इसीलिए वह टैंक रुकवा देता है। लेकिन रूसी अभी भी एग्जॉस्ट का धुआं देख सकते थे, इसीलिए फिलिप इंजन बंद करने के लिए कहता है। लेकिन हेलमेट उसे बताता है कि अगर इंजन दोबारा स्टार्ट नहीं हुआ तो हम सब डूब जाएंगे। लेकिन उसे फिलिप के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं और टैंक का इंजन बंद कर दिया जाता है। अब कई घंटे तक ये लोग इसी तरह पानी के नीचे छिपे रहते हैं और तभी इन्हें रूसी टैंक्स के आने की आहट सुनाई देती है, जो नदी के किनारे इन्हें तलाश कर रहे थे। पर उन्हें जर्मन टैंक दिखाई नहीं देता तो वे चले जाते हैं। फिलिप कहता है कि जब तक वो लोग दूर नहीं निकल जाते तब तक हम इसी तरह यहाँ छिपे रहेंगे। लेकिन पानी के अंदर एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा था। तभी फिलिप अपनी घड़ी में टाइम देखता है, लेकिन उसकी सुई ठीक 12 बजे पर अटकी थी। फिर वह कैलिज से टाइम पूछता है और वह बताता है कि इसमें भी 12 बजे है और ये घड़ी ब्रिज पर ही बंद पड़ गई थी। तभी अचानक टैंक के अंदर पानी भरने लगता है और सभी सैनिक घबरा जाते हैं। जिसके बाद फिलिप टैंक को नदी से बाहर निकालने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन टैंक का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था और अब सबको अपने सामने मौत नजर आने लगती है। लेकिन आज इनकी किस्मत अच्छी थी और टैंक स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद ये लोग नदी को पार करके दूसरी तरफ आ जाते हैं और बाहर निकलकर ताजी हवा में सांस लेते हैं। हेलमेट बताता है कि हमारे पास केवल 20 किलोमीटर का ही फ्यूल बचा है, इसीलिए ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिलिप किसी भी कीमत पर इस मिशन को पूरा करना चाहता था और वह अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है। इस टैंक में फिलिप की पत्नी और बेटे की तस्वीर लगी थी, जिसे वह अक्सर निहारता रहता है और इस तस्वीर को देखकर उसके दिमाग में अजीब से विजन्स आने शुरू हो जाते हैं और वह अपने मन पर काबू पाने के लिए फिर से ड्रग्स की गोलियां खाता है। दरअसल ये स्टुका टैबलेट्स हैं जो सैनिकों को कई दिनों तक बिना सोए रहने में मदद करती हैं। इसीलिए फिलिप अपने साथियों को भी ये टैबलेट्स खिला देता है। फिर ये लोग एक गांव में एंटर होते हैं जो आग की लपटों में जल रहा था और लोग बुरी तरह चीख चिल्ला रहे थे। जिसके बाद फिलिप की टीम टैंक से बाहर आती है और देखती है कि जर्मन आर्मी इन लोगों पर अत्याचार कर रही है। तभी फिलिप इस टुकड़ी के सीनियर ऑफिसर से मिलता है और कहता है कि मुझे बताया गया था कि आगे कोई टुकड़ी नहीं है। ये ऑफिसर कहता है कि ये एक सीक्रेट मिशन है। फिलिप देखता है कि जर्मन सैनिक गांव के लोगों को पकड़ पकड़ कर जानवरों के साथ अंदर बंद कर रहे हैं, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। फिलिप के पूछने पर यह ऑफिसर बताता है कि इन लोगों ने दुश्मन का साथ दिया है, जिसकी इन्हें सजा मिल रही है। हम लोग दरवाजा बंद करके इन्हें जानवरों के साथ बंद कर देते हैं और जब आग लगती है तो वे उन्हीं जानवरों के पैरों तले दबकर मर जाते हैं। ऐसा करने से गोला बारूद की भी बचत हो जाती है। जिसके बाद दरवाजा बंद करके घर को आग लगा दी जाती है और लोग बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर फिलिप को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। जिसके बाद वे फ्यूल और खाना लेकर वापस जंगल में आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज की रात टैंक में ही गुजारेंगे। लेकिन इन सबके भीतर कहीं ना कहीं एक पीड़ा होती है। ये लोग सेना में भर्ती होने से पहले ऐसे नहीं थे। बातों बातों में पता चलता है कि सेना में भर्ती होने से पहले कैलिज एक लैटिन टीचर हुआ करता था, फिलिप एक ट्रेन ड्राइवर था और बेलर बाइन बनाया करता था, जबकि मिचेल एक किसान परिवार से है। अब अगली सुबह फिलिप अपनी टीम और टैंक के साथ फिर से मार्च करता है और उस बंकर की तलाश में निकल पड़ता है जो कि एक सीक्रेट लोकेशन पर बना हुआ है। रास्ते से गुजरते समय इन्हें एक चक्की दिखाई पड़ती है और फिलिप को अंदेशा होता है कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब पूरी सावधानी के साथ ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक हमला होता है और ये सब बाल बाल बचते हैं। तभी छिपा हुआ एक SU-100 टैंक बाहर आता है और ये वही टैंक था जिसने नदी से लेकर यहाँ तक इनका पीछा किया। अब दोनों तरफ से हमले शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये रूसी टैंक बेहद मजबूत होता है, जिसे टाइगर टैंक से डिस्ट्रॉय कर पाना मुश्किल था। इसीलिए फिलिप पीछे हटना शुरू करता है और हेलमेट से कहता है कि हमें साइड से हमला करना होगा, क्योंकि इस टैंक में एक ही तोप है, इसीलिए इन्हें पूरा टैंक घुमाना पड़ता है। पर उसी समय एक जोरदार हमला होता है और फिलिप के कई साथी जख्मी हो जाते हैं। सिचुएशन इतनी पैनिक हो जाती है कि सब के सब डरने लगते हैं। लेकिन फिलिप इस टैंक की कमजोरी जानता था, इन्हें ठीक सामने की चीज दिखाई नहीं देती। फिर जैसे ही रूसी टैंक हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो वह तोप के गोले से बने गड्ढे में गिर जाता है और मौके का फायदा उठाकर जर्मन्स उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें वह टैंक डिस्ट्रॉय हो जाता है और सभी रूसी सैनिक मारे जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि इनका साथी कैलिस जख्मी हो गया है, जिसके बाद उसे टैंक से बाहर निकालते हैं।
वह फिलिप से कहता है कि तुम इस मिशन पर इसलिए आए हो ताकि हेडनबर्ग से पुराना हिसाब चुका सको, लेकिन अब मैं मर रहा हूँ, पर तुम मेरी बेटी और पत्नी को मेरा संदेश पहुंचा देना। इतना कहकर कैलिस दम तोड़ देता है और उसे उसके साथ ही इसी जगह दफना देते हैं। इस हमले में इनका टैंक भी काफी डैमेज हो गया था, इसीलिए सब लोग उसकी मरम्मत करने में लग जाते हैं। उसी समय मिचेल उस रूसी टैंक के नजदीक जाता है और यहाँ का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये लोग देखते हैं कि टैंक के अंदर बैठे सैनिक जलकर कंकाल बन चुके हैं, पर आमतौर पर लाशें इतनी जल्दी नहीं जलती। वेलर कहता है कि अब बस बहुत हुआ, हम वापस चलकर बोल देंगे कि हमें हेडनबर्ग नहीं मिला, लेकिन फिलिप वापस लौटने से मना कर देता है क्योंकि सिर्फ 20 किलोमीटर का ही सफर बाकी था, इसीलिए आगे का सफर जारी रखा जाता है। पर बेलर फिलिप का विरोध करने लगता है। वह कहता है कि तुम बिना वजह जोखिम उठा रहे हो या फिर तुम उनसे मिले हुए हो। कैलिस सही कह रहा था कि जरूर तुम्हारा और हेडनबर्ग का कोई पुराना हिसाब है, इसीलिए तुम्हें कमांडर की पोजीशन छोड़ देनी चाहिए। जिसके बाद ये लोग आपस में वोट करते हैं, पर फिलिप का पलड़ा भारी रहता है और उसकी पोजीशन बरकरार रहती है। अब कई घंटों तक चलने के बाद ये टैंक एक घने जंगल में एंटर होता है और तभी फिलिप को पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसके बाद वह टैंक को रुकवा देता है और देखता है कि ये निशान जर्मन मेड जूतों के हैं। हो सकता है कि जिस बंकर की उन्हें तलाश है वह यही कहीं हो। ये लोग हथियारों के साथ आगे बढ़ते हैं कि तभी मिचेल एक ट्रैप में फंसने से बाल बाल बचता है। अब जब ये सब आगे बढ़ते हैं तो इन्हें पेड़ों पर फंसी बहुत से जर्मन सिपाहियों की लाशें दिखाई पड़ती हैं। फिलिप बताता है कि ये पैराट्रूपर्स हैं, इन्हें भी हमारी तरह रेस्क्यू करने भेजा होगा, लेकिन ये लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, इसीलिए हमें भेजा है। अब आगे बढ़ते हुए इनकी नज़र एक चट्टान पर जाती है और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये वही बंकर है जिसे ये लोग ढूंढ रहे हैं। फिर एक एक करके सभी लोग बंकर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ कुछ जर्मन सिपाही लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। फिलिप कहता है कि हम यहाँ कर्नल वॉन हार्डनबर्ग को लेने आए हैं। ये सिपाही बताता है कि वे बंकर में तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, लेकिन केवल तुम ही उनसे मिल सकते हो। जिसके बाद फिलिप अपने साथियों को यही छोड़कर उस सिपाही के साथ चला जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बंकर में मौजूद घड़ी में भी ठीक 12 बजे थे। अब ये सिपाही किसी भूल भुलैया सुरंग के जरिए फिलिप को अंदर तक ले जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त वॉन से होती है। वह फिलिप को देखते ही उसका स्वागत करता है और बताता है कि मैं तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रहा था। फिलिप कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ और उसकी ये बात सुनकर वॉन हंसने लगता है। वह कहता है कि जरूर तुम टाइगर टैंक पर सवार होकर आए होगे, पर तुम्हें अजीब नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हें हम सबको ले जाने के लिए इतना छोटा टैंक देकर भेजा है। जिसके बाद वॉन फिलिप को खाना खाने के लिए इनवाइट करता है और उसे वह घिनौना सच याद दिलाता है जो इन्होंने स्टेलिंगराड में किया था। उस समय वॉन टीम का कमांडर था और इन्हें ऑर्डर्स मिले थे कि जिस घर के अंदर रूसी सैनिक छिपे हैं उसे जला दिया जाए, पर उस घर के अंदर महिलाएं और बच्चे भी थे, इसीलिए वॉन ऐसा करने से हिचकिचा रहा था। पर फिलिप उसे ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए फोर्स करता है। ये जानते हुए भी कि घर के अंदर महिलाएं और बच्चे हैं, फिलिप उस घर को आग लगा देता है जिसमें बहुत से मासूम लोग मारे जाते हैं और यही दृश्य बार बार फिलिप को परेशान कर रहा था। फिलिप कहता है कि वो हमारा फैसला नहीं था, हमें ऑर्डर्स मिले थे। अगले ही पल वह देखता है कि टेबल पर रखा हुआ खाना पूरी तरह सड़ चुका है। वॉन कहता है कि 12 बज चुके हैं और तुम्हें नदी के पार जाना है। यहाँ तुम मुझे लेने नहीं बल्कि मैं तुम्हें निकालने आया हूँ। दरअसल जिस ऑपरेशन लेबिरिंथ की तुम बात कर रहे हो वह तुम्हारे दिमाग की कल्पना मात्र है। तुम अभी भी अपने टैंक के अंदर उस ब्रिज पर फंसे हुए हो, पर तुमने पीछे हटने के ऑर्डर्स देने में इतनी देर क्यों कर दी। जिसके बाद फिलिप अपनी जेब से वह टेलीग्राम निकालता है जिसमें उसकी पत्नी और बेटे के मरने की खबर थी। वे दोनों हवाई हमले में मारे गए थे और ये खबर पढ़कर फिलिप का दिमाग सुन्न पड़ गया था। फिलिप पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, जिसके बाद वॉन उस जलती हुई आग की तरफ इशारा करता है जिसके अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वॉन कहता है कि यहाँ कुछ भी सच नहीं है। दरअसल मैं उस फैक्ट्री के मलबे से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया और वहीं दबकर मेरी मृत्यु हो गई। फिलिप कहता है कि मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो मेरे बिना जिंदा नहीं बच पाएंगे। जिसके बाद वॉन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और अगले ही पल फिलिप उस ब्रिज पर था जहां हमने उसे मूवी की शुरुआत में देखा था और ये पूरा मिशन केवल उसके दिमाग की कल्पना मात्र थी। पर अब उसने पीछे हटने के ऑर्डर्स में देर कर दी थी, जबकि उन्हें आखिरी टुकड़ी को 12 बजे से पहले लाने के ऑर्डर्स मिले थे।
तभी ब्रिज पर हवाई हमला होता है और टैंक के अंदर बैठे फिलिप और उसके सभी साथी मारे जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आखिर में कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने देखा कि जब फिलिप को ये खबर मिलती है कि उसकी पत्नी और बेटा हमले में मारे जा चुके हैं, तो सदमा पहुंचने के कारण उसका दिमाग एक नए मिशन की कल्पना करने लगता है, जिसमें वह अपने देश के लिए लड़कर अपने परिवार को बचाने निकल पड़ा है। अब चूंकि जब वह काल्पनिक दुनिया में गया था तब ठीक 12 बजे थे और इसीलिए सबकी घड़ी की सुई 12 बजे पर ही अटक जाती है और पूरे मिशन में उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होती हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जब इंसान का आखिरी समय आता है तो उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म उसके सामने आने लगते हैं। ठीक वैसा ही फिलिप के साथ भी हो रहा था। उसे अपने द्वारा किए गए बुरे कर्म याद आ रहे थे जब उसने मासूम लोगों को जिंदा जलाया था, और जब आखिर में वह इस सदमे से बाहर निकलता है तो पुल पर उसकी भी मृत्यु जलने से होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फिल्म में जिस कर्नल वॉन हार्डनबर्ग के बारे में बात की गई है, ये वही जर्मन ऑफिसर था जिसने अपने दम पर हिटलर का तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, और उस फिल्म की एक्सप्लेनेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी कहानी दी टैंक मूवी की, जो आपको पसंद आई होगी। बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।